मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कभी कभी कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें देख कर ये लगता है मानो वो कोई सपना नहीं बल्कि सच हो। जिसके बाद हम फ्रैंक नाम के शख्स को सोफे पर बैठा हुआ देखते हैं जिसके मुंह से खून आ रहा था, मानो किसी ने उसे मारा हो। फिर स्क्रीन पर कुछ ग्लिचेस के साथ हम फ्रैंक को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो एक मेल टाइप कर रहा होता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि फ्रैंक एक वकील है जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम किया करता है, जहां उसका काम ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम्स को रिजेक्ट करवा कर कंपनी के पैसे बचाए। अब आगे हम फ्रैंक को रैल्फ से फोन पर बात करता देखते हैं जहां उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि फ्रैंक ने कंपनी के बहुत सारे पैसे बचा लिए हैं क्योंकि कंपनी पर बहुत बड़ी रकम का इंश्योरेंस क्लेम आया था और उस क्लेम में कमी ढूंढकर फ्रैंक ने कंपनी के $4 मिलियन बचा लिए थे, जिस कारण रैल्फ उसे प्रमोशन देने की बात कहता है। इसलिए ही वो लोग अगले दिन सुबह 9:30 बजे एक मीटिंग रखते हैं। वहीं फ्रैंक के प्रमोशन की बात सुनकर उनका दोस्त जेफ वहां आता है जो इसी कंपनी में काम किया करता है। जेफ फ्रैंक से प्रमोशन की खुशी में एक पार्टी में चलने को कहता है, लेकिन फ्रैंक उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अब अगले सीन में हम फ्रैंक को उसकी पत्नी शेरिल के साथ देखते हैं जो फ्रैंक से उसके क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछ रही होती है क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड की शादी में जाने के लिए नई ड्रेस खरीदनी थी, जिस पर फ्रैंक बताता है कि मुझे उस कार्ड से टीवी की किस्त चुकानी है। साथ ही साथ वो शेरिल से ये कहता है कि तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े हैं, तुम कौन सा भी कपड़ा पहनकर चली जाओ, जिस पर शेरिल जवाब देती कि तुम्हारे पास भी तो एक टीवी था, फिर तुमने इतना महंगा टीवी क्यों ले लिया। अब इस बात पर फ्रैंक को कोई जवाब देते नहीं बनता, इसलिए वो बैंक वालों से बात करके किस्त की तारीख आगे बढ़वाने को कहता है जिससे वो अपनी पत्नी को अपना क्रेडिट कार्ड दे सके। अब इसके बाद शेरिल उसे कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए कहती है, जिस कारण फ्रैंक को बोरिंग सा महसूस होने लग जाता है, इसलिए वो जेफ को फोन करके पार्टी में चलने को कहता है। अब अगले सीन में हम फ्रैंक को एक बार में देखते हैं जिस बार के बाथरूम में उसे गरीब मिलता है जो चुपके से यहाँ घुस आया था। जिसके बाद फ्रैंक जेफ से मिलता है जहाँ जेफ की टेबल पर दो लड़कियां होती है जिनके नाम थेरेसा और नतालिया होते हैं। अब ये चारों बातें करने लग जाते हैं जहाँ जेफ नतालिया के साथ ड्रिंक्स लेने चला जाता है और अब फ्रैंक और थेरेसा ही बचे थे। थेरेसा फ्रैंक से उसके काम के बारे में पूछती है जिस पर फ्रैंक बताता है कि मैं एक अटॉर्नी हूँ और मैं इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक और कॉर्पोरेट्स के लिए काम करता हूँ। जिस पर फिर थेरेसा एक और सवाल करती है कि क्या तुम अपने काम के बारे में और बता सकते हो। तब फ्रैंक बताता है कि मैं लोन रिकवरी, इंश्योरेंस पॉलिसीज, रियल एस्टेट, बैंक्रप्सी जैसे चीजों पर काम करता हूँ। जो सुनकर थेरेसा कहती है तो ओ तुम लोगों को उनके घर से बाहर निकालते हो। जिस पर फ्रैंक क्लैरिफिकेशन देते हुए बताता है कि मैं बस अपना काम करता हूँ क्योंकि लोगों को सिर्फ जरूरत के सामान पर पैसे खर्च करना चाहिए जिससे वो लोन की रकम चुका पाए, ना कि ऐसी चीजों पर जिसके कारण बैंक वाले उनसे उनका घर छीन ले। और तभी वहाँ नतालिया आकर बताती है कि मैं एक होम पार्टी के बारे में जानती हूँ और हमें वहाँ चलना चाहिए, जिस पर वो चारों उस होम पार्टी पर चले जाते हैं। अब इस जगह पर बहुत भीड़ होती है जिस कारण फ्रैंक पीछे वाले कमरे में चला जाता है जहां उसे एलियस नाम का शख्स मिलता है जो ड्रग्स ले रहा था। वो फ्रैंक को भी ड्रग ऑफर करता है जिस पर फ्रैंक भी ड्रग्स ले लेता है और तभी फ्रैंक से मिलने के लिए थेरेसा भी उस कमरे में आती है जहां एलियस उन दोनों को एक खास तरह की ड्रग्स ऑफर करता है जिसे अपनी जुबान पर रखकर एक दूसरे को किस करना होगा और इस तरह उन दोनों को एक जबरदस्त नशा होगा जिससे वो अपनी सारी परेशानी भूल जाएंगे। अब एओलस की इस ऑफर को वो दोनों स्वीकार कर लेते हैं। वहीं हम देख पाते हैं कि फ्रैंक के फोन पर उसकी पत्नी शेरिल का कॉल आ रहा होता है, लेकिन बैटरी खत्म होने के कारण उसका फोन बंद पड़ जाता है। जिसके बाद एओलस थेरेसा की जुबान पर वो ड्रग्स रखता है और अब फ्रैंक और थेरेसा एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं, पर फ्रैंक को इससे कोई भी नशा नहीं होता। इसलिए फ्रैंक एओलस से सवाल करता है कि इस ड्रग्स का असर कब होगा, जिसके जवाब में एओलस बताता है कि इसका असर किसी वेव यानी कि लहर की तरह अचानक से होगा। और उसके इतना कहते ही फ्रैंक खुद को अकेला उसी कमरे में पाता है क्योंकि अब तक सुबह हो चुकी थी और बाकी लोग कब का यहाँ से जा चुके थे। अब ये देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि ड्रग्स के कारण ही ये सब हुआ और रात से कब सुबह हो गई इसका उसे पता ही नहीं चला। उसे ऐसा लगा मानो पल भर में ही सुबह हो गई हो। वो अब देखता है कि उसका वॉलेट गायब है जिसमें उसका क्रेडिट कार्ड था।
अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस घर में एक एशियन फैमिली आती है, क्योंकि ये घर उन्हीं का था। दरअसल वो कहीं घूमने गए थे, जिस मौके का फायदा उठाकर ड्रग्स माफिया ने यहाँ पर पार्टी रखी थी। और तब फ्रैंक उन्हें देखते ही भाग निकलता है और बाहर आकर एक कैब वाले से मदद मांगता है। फ्रैंक उसे समझाता है कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया है और यदि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा। जिस पर फिर कैब ड्राइवर 3 गुना पैसे मांगता है, जिस पर फ्रैंक तैयार हो जाता है। अब आगे हम फ्रैंक को उसके घर पर देखते हैं, जहां वो अपनी पत्नी से पैसे लेकर कैब वाले को देता है, पर उसमें कुछ पैसे कम होते हैं। जिसके बाद वो जल्दबाजी में ऑफिस के लिए तैयार होता है, क्योंकि 9:30 बजे उसकी मीटिंग होनी है। वहीं इधर शेरिल फ्रैंक से कई सवाल करती है कि उसने कॉल क्यों नहीं रिसीव किया कल, और रात भर वो कहाँ गायब था, पर इस पर फ्रैंक कुछ नहीं बताता। वहीं फ्रैंक के शर्ट से लेडीज परफ्यूम की महक आने के कारण शेरिल समझ जाती कि वो पूरी रात किसी लड़की के साथ था। इसलिए वो गुस्से में फ्रैंक के ऊपर एक अलार्म क्लॉक फेंकती है, जिससे बचने के लिए वो बाथरूम का दरवाजा बंद करता है। पर उसके ऐसा करते ही वो खुद को ऑफिस के दरवाजे के पीछे पाता है, यानी कि वो घर से ऑफिस कब पहुंचा उसे इसका कुछ पता भी नहीं चला। अब इस सब से फ्रैंक समझ जाता है कि उस पर अब भी ड्रग्स का असर हो रहा है, लेकिन वो इस सब पर ज्यादा ध्यान ना देकर मीटिंग में जाता है, जहां वो किसी फायर फाइटर के बारे में बताता है जिसने इंश्योरेंस लिया था, और अब उसकी मौत के बाद उस फायर फाइटर की पत्नी को $4 मिलियन मिलने थे। पर फ्रैंक ने पता लगा लिया था कि फायर फाइटर की मौत गलत दवाओं के इस्तेमाल के कारण हुई, क्योंकि उसका डॉक्टर अनुभवी नहीं था और उसने ऐसी दवा लिख दी जिससे फायर फाइटर को फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा था। इसलिए फ्रैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि सिंस फायर फाइटर ने ऐसी दवाओं का सेवन किया जिससे उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई और इवेंचुअली उसे मरना पड़ा, इसलिए इसे एक सुसाइड माना जाएगा, क्योंकि नुकसान होने के बावजूद उसने दवाओं के सेवन बंद नहीं किए। पर वो ये सब समझा ही रहा होता है कि अचानक से उस पर फिर से ड्रग्स का असर होने लगता है, जिस कारण उसे सभी लोग अजीब से दिखने लगते हैं, और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम जेफ को फ्रैंक के पास देखते हैं, जो उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, जिस पर फिर फ्रैंक पिछली रात की घटना बताकर थेरिसा के बारे में पूछता है, जिस पर जेफ बताता है कि मैं तो नतालिया के साथ था और मुझे नहीं पता कि थेरिसा कहाँ है। इस पर फ्रैंक जेफ से थेरिसा को ढूंढने को कहता है, क्योंकि उसने भी ड्रग्स लिया था, इसलिए वो दोनों उसी बार में जाते हैं जहाँ फ्रैंक थेरिसा से पहली बार मिला था। अब बार के बाहर वही गरीब मिलता है जिसे फ्रैंक ने बाथरूम में देखा था। वो गरीब फ्रैंक से कुछ बात करता है, पर तभी बार के अंदर से जेफ निकलकर बताता है कि थेरिसा यहाँ नहीं है। साथ ही साथ जेफ ये भी शेयर करता है कि रात के समय नतालिया यहाँ आएगी, इसलिए अब वो दोनों नतालिया का उस बार के बाहर इंतजार करने लगते हैं, जहाँ जेफ तो कार में सो जाता है, जबकि फ्रैंक अपने फोन को चार्ज करने के लिए चार्जर लगाता है, लेकिन उसका फोन चार्ज नहीं होता, इसलिए वो गुस्से में अपना हाथ कार पर पटक देता है, और तभी झटके में दिन से रात हो जाती है, और तभी जेफ की भी नींद खुल जाती है। इसलिए अब ये दोनों बार में नतालिया से मिलने जाते हैं। अब वहाँ फ्रैंक नतालिया से सारी बात बताकर ये सवाल करता है कि थेरिसा कहाँ है, जिस पर नतालिया कहती है कि वो तो तुम्हारे साथ थी, जिसका साफ मतलब है कि नतालिया घर नहीं आई। अब इस सब से फ्रैंक को ये लगता है कि जरूर एवलेस ने थेरिसा को गायब किया है, इसलिए वो नतालिया से उस ड्रग डीलर के यहाँ चलने को कहता है जिसने वो पार्टी रखी थी, जिस पर फिर नतालिया उसे रिची के बारे में बताती है। इसलिए अब वो सभी रिची के पास जाने के लिए जेफ की कार में बैठ जाते हैं, लेकिन उसकी कार शुरू ही नहीं होती, और इसी के साथ फ्रैंक को फिर से हैलुसिनेशन होने लगते हैं, और तभी कुछ दूर पार एक कार का दुर्घटना हो जाता है। इसलिए इन कार में बैठे लोगों की मदद के लिए फ्रैंक जेफ की कार से बाहर निकलता है, पर उसी समय कार से उसका भी दुर्घटना हो जाता है, जिसके बाद जब फ्रैंक की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक खुले मैदान में थेरिसा के पास पाता है। अब यहाँ वो सितारों को देखकर कहता है कि ऐसे सितारे मैंने पहले कभी नहीं देखे, कहीं ये नकली तो नहीं, जिस पर थेरिसा कहती है कि तुम जो भी देख रहे हो वो सब असली है, और तभी वो अपने हैलुसिनेशन से बाहर आता है और खुद को जेफ और नतालिया के साथ कार में पाता है, जिसके बाद ये सभी रिची के पास जाते हैं, जहाँ रिची फ्रैंक को देखकर ये समझ जाता है कि उसने किसी तरह का ड्रग्स लिया है, इसलिए वो उस ड्रग्स के असर को खत्म करने के लिए दूसरा ड्रग्स देता है, जिसे फ्रैंक पूरा ही खा जाता है। और इसी के साथ वो फिर से थेरिसा को देखता है, जहाँ वो किसी सफेद
रेगिस्तान में होती है। अब यहाँ थेरेसा फ्रैंक से अजीब बातें कहती है कि तुम्हें छोटे छोटे क्लूज पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारा यूनिवर्स सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा है। जिसकी तुरंत बाद अब फ्रैंक खुद को जेफ की कार में पाता है जहाँ उनके पीछे रिची पड़ा होता है क्योंकि फ्रैंक ने रिची के ड्रग से भरे बैग को गायब कर दिया होता है। वो अब उनकी कार के सामने अपनी कार रोकते हुए जेफ के ऊपर बंदूक तान देता है, जिस पर फिर जेफ रिची को उसके ड्रग्स के पैसे देने का वादा करते हुए अपना वॉलेट निकालता है। तब रिची बताता है कि इतने पैसे में कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने करीब $2.5 लाख की कीमत की ड्रग्स गायब कर दी है। जिसके बाद अब हम उन तीनों यानी कि फ्रैंक, नतालिया और जेफ को रिची के अड्डे पर देखते हैं जहां रिची नतालिया को जान से मारने वाला होता है क्योंकि उसने फ्रैंक को यहाँ लाया था। जो देखकर फ्रैंक कहता है कि मुझे मेरी पत्नी से बात करने दो क्योंकि मैं उससे बात करके पैसे मंगवा दूंगा। जो सुनकर रिची फ्रैंक के फोन से शेरिल को कॉल लगाता है, लेकिन वो अब भी फ्रैंक से गुस्सा थी और उसकी बात सुने बिना ही फोन काट देती है, जिस कारण रिची फिर से नतालिया के सर पर बंदूक तान देता है। जो देखकर फ्रैंक अपना हाथ जमीन पर पटक देता है, जो करते ही वो खुद को उसी हाउस पार्टी में पाता है जहां उसकी मुलाकात एवलिस से हुई थी, यानी कि वो टाइम ट्रैवल करके पीछे आ गया। और अब हम समझ पाते कि थेरेसा की बातों का मतलब क्या था। दरअसल यूनिवर्स फ्रैंक से कुछ करवाना चाहता था, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा था। वहीं फ्रैंक इस पार्टी में एवलिस से अब सवाल करता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, जिस पर एवलिस उससे कहता है कि तुम्हें कुछ चीजों को ठीक करना है और इसके लिए तुम्हें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। जिसके बाद अब हम यहाँ देख पाते हैं कि फ्रैंक के पास अब भी उसका वॉलेट है क्योंकि वो अभी तक चोरी नहीं हुआ। और तभी फ्रैंक को एक शख्स की आवाज सुनाई देती है जो एलिस की तरह बात कर रहा था, इसलिए फ्रैंक उसके पास जाकर दीवार पर अपना फोन दे मारता है, जिस कारण अब वो खुद को बार के बाहर पाता है जहां वो अपने वॉलेट से कार्ड निकालता है। अब यहाँ में ये नहीं बताया गया कि फ्रैंक को कैसे चमका कि उसे अपना फोन दीवार पर दे मारना है, तो हम यहाँ यही अज्यूम करके चलते हैं कि वो अब यूनिवर्स के हिंट्स को समझ पा रहा था। इधर फ्रैंक को फिर से वही गरीब मिलता है जिसके पास एक लकड़ी की घड़ी होती है जिससे फ्रैंक जमीन पर दे मारता है, और ऐसा करते ही वो वापस से रिची के पास पहुंच जाता है और यहाँ रिची नतालिया को मारने ही वाला होता है। पर तभी फ्रैंक उसे रोकते हुए बताता है कि अभी तुम्हारे दरवाजे पर नॉक होगा और तुम्हें तुम्हारा $2.5 लाख जल्दी मिल जाएंगे। जो सुनकर रिची को और भी गुस्सा आ जाता है और तभी सच में दरवाजे पर नॉक होता है जहां वो गरीब रिची के पैसे लेकर खड़ा होता है। दरअसल फ्रैंक जब समय यात्रा करके पीछे गया था तो उसने उस गरीब को अपना कार्ड देकर पैसे लाने को कहा था, यानी कि वो गरीब भी यूनिवर्स का ही एक हिंट था। वहीं रिची उन सभी को छोड़ देता है, जिसकी बाद नतालिया फ्रैंक के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और तभी वहाँ थेरेसा आती है जिसकी शक्ल अब चेंज हो रही होती है, यानी कि फ्रैंक जिस थेरेसा से मिला था वो उसे यूनिवर्स के बारे में बताने आई थी। अब फ्रैंक को बस इस बात का पता करना है कि आखिर यूनिवर्स कौन सी चीज ठीक करवाना चाहता है। फिर आगे हम उसे जेफ की कार में देखते हैं जहां वो एक बार फिर से समय यात्रा करके अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। अब यहाँ उसे समझ आता है कि उसने फायर फाइटर के परिवार को मिलने वाले $4 मिलियन की सहायता को रोक लिया है, जिससे वो समझ जाता है कि उसे इसी चीज को ठीक करना है। लेकिन आज के दिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि भले ही वो समय यात्रा करके पीछे आया था, लेकिन आज बुधवार का दिन था जबकि फायर फाइटर की फाइल को मंगलवार को ही रिजेक्ट कर दिया गया था। पर तभी उसे ऑफिस की एक बुजुर्ग कर्मचारी मिलती है जो उसे इंश्योरेंस की फाइल देती है। अब सिंस फ्रैंक इस कंपनी में 6 साल से काम करता था, इसलिए कंपनी की तरफ से उसे इंश्योरेंस पॉलिसी मिली थी जिसमें वो नॉमिनी में अपनी पत्नी का नाम लिखने के बजाय फायर फाइटर की पत्नी का नाम डाल देता है, जिससे अब हम यहाँ देख पाते हैं कि शेरिल ने उसे एक लेटर लिखा था जिसमें उसने ये बताया था कि मैं तुम्हें छोड़कर अपने माता पिता के पास जा रही हूँ क्योंकि तुम धोखेबाज इंसान हो। वहीं फ्रैंक एक आखिरी बार समय यात्रा करके उस समय में पहुंच जाता है जब उसका कार से दुर्घटना हुआ था और यहाँ दुर्घटना होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। और अब हम देख पाते हैं कि जिस कार से उसका दुर्घटना हुआ था वो उसके बॉस रैल्फ की है। साथ ही साथ पुलिस को रैल्फ की कार में रिची का सारा ड्रग्स मिलता है जिस कारण अब उसे जेल हो जाएगी, यानी कि यूनिवर्स ने सब कुछ ठीक करके दोषियों को उनके कर्म की सजा दे दी।
और इसी के साथ ये एक ब्रिलियंट मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब अगर बात करें इस मूवी की तो कहानी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, पर मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इसकी कहानी ठीक तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। वहीं बात करें रैल्फ की तो वो इंश्योरेंस के पैसों को जरूरतमंद को ना देकर कंपनी के लिए बचा लेता था, जिससे उसे मोटा मुनाफा होता था, और इस सब के लिए उसने फ्रैंक को जॉब पर रखा था, जिस कारण वो दोनों ही दोषी हुए और उन दोनों को ही अंत में उनकी किए की सजा मिली। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।